मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 की आज के वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये बहुत ही जो है इसमें रेडिएशंस और वेव्स के विषय में ज़्यादा बताया गया है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र यदि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो समय के साथ परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। दोनों एक दूसरे को उत्पन्न कर सकती है। इसके उत्तर में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि हाँ, ऐसा होता है। अर्थात समय के साथ अगर हम वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तो मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र तथा उनके स्रोतों, आवेशों एवं धारा घनत्व को सम्मिलित करके मैक्सवेल का समीकरण बनाया था। यही मैक्सवेल समीकरण में लॉरेंस बल का सूत्र और मिला दे तो समीकरण विद्युत चुंबकीय के सभी आधारभूत नियम, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, उसको मानेगी और उसका गणितीय विवेचन भी उन्होंने किया था। मैक्सवेल समीकरण से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी भी की गई थी। इस अध्ययन में हम इसी में हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी विस्तृत से पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है। मैक्सवेल समीकरण में हमने ये देखा था कि इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के लगभग होती है, मतलब के बराबर ही होती है। इससे हमें यहाँ प्राप्त होता है और इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि प्रकाश एवं वैद्युत चुंबकीय प्रकाश भी एक तरह की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ निकाली गई थी कि हमारी जो लाइट भी है वो कैसी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। सबसे पहले हम विस्थापन धारा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। मैक्सवेल ने तार्किक आधार पर समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी की। समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस आधार पर रेडियो तरंगे, गामा किरणें और अदृश्य प्रकाश आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया दे रहा है, एक संधारित्र हमने C लगाया, जो C के साथ जो है परिवर्तनशील धारा I जो समय के साथ बदलती है द्वारा आवेशित हो रहा है। संधारित्र के बाहर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। इसके लिए हम P से होकर R त्रिज्या का एक समतल वृत्तीय लूप ले लेंगे। ठीक है। इसका तल धारावाही तार की दिशा के लंबवत है तथा इसका केंद्र तार पर है। सममिति के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र इस वृत्ताकार लूप की परिधि के अनुदिश है और लूप की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर इसका मान भी समान होगा। ठीक है। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ चुके हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम B.dl होता है μ0/I, जो समय के साथ इसमें करंट बदल रही है B, और चूंकि सर्कुलर लूप है तो वहाँ पर हम उसकी परिधि लेंगे 2πr पेरीमीटर ऑफ द रिंग 2πr, तो μ0I T के साथ होगा, क्योंकि T हमने क्यों लिखा है, बार बार समय के साथ बदलता रहता है। तो B कितना होगा, μ0I/T उसके बटे 2πr। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसी परिसीमा वाले घड़े के आकार की सतह दिखाई गई है जो धारा को कभी भी नहीं छूती है। इसकी तली संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच है और मुंह ऊपर वर्णित लूप की तरह है। आपको दिख रहा है। अब इस चित्र में आप देखिए C पे दूसरी ऐसी सतह बिना ढक्कन के टिफिन के आकार की होती है। वृत्ताकार लूप इसका रिम है तथा समतल वृत्त तली S दिख रहा है। समतल वृत्त तली आपका S से संधारित्र की प्लेटों के बीच है। इसका तल प्लेटों के तल के समांतर है। ठीक। इन दोनों चित्र से स्पष्ट दिखाया गया है कि सतह पे कोई धारा नहीं गुजर रही है। अतः एम्पियर का परिपथीय नियम अगर हम लागू करेंगे तो B.dl किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अर्थात बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होना चाहिए। इस प्रकार से गणना करने पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, किंतु दूसरे प्रकार से गणना करने पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। अतः यह एक प्रकार का विरोधाभास है, क्योंकि एक जगह तो हमें दिख रहा है नॉर्मल अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन हम जब इससे कर रहे हैं तो आंसर इसका 0 आ रहा है, जो एम्पियर के परिपथीय नियम को गलत ढंग से लागू करने पर उत्पन्न होता है। हम कह सकते हैं कि इस नियम में कोई पद छूट गया है। छूटा हुआ पद को हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम चित्र जो अभी हमने सारे देखे थे, कौन कौन से, A, B और C। ये चित्र A, ये चित्र B और ये
सी में किसी चीज़ की सतह पर विचार करें, ठीक है। तो बिंदु P पर समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम इस चित्र को भी ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि चित्र C में विद्युत क्षेत्र रेखाएं S से लंबवत हैं। धारा का मान समय के साथ बदलने के कारण संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र E जो है वो भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। माना किसी समय t पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है, Q है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी E कितनी होगी, Q/ε0A गॉस के नियम से है। यह A संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल तथा ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो Q कितना होगा, E/ε0A, ठीक है। तो E=ε0E सतह S से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा, देखिए Q होगा ε0 phi E, ठीक है। Q पूरा मान, चूँकि Q का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है अतः संधारित्र के भीतर धारा I कितना होगा, dQ/dt ε0 इंटू फाई नॉट, ε0 इंटू फाई नॉट। तो I कितना होगा, ε0 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे d/E/dt। ये एम्पियर के परिपथ नियम का छूटा हुआ पद है, ठीक। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं और ID से इसको प्रदर्शित करते हैं। तार में प्रवाह धारा को चालन धारा या कंडक्शन करंट IC कहते हैं। संधारित्र प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। प्लेट के बाहर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान वही होगा जो ठीक उसके अंदर बिंदु P' पर है। तो हमें दो तरह से धारा प्राप्त हुई, एक बाहर की और एक इसके अंदर जो धारा प्रोड्यूस हो रही है। एक आपकी कौन सी है, कंडक्शन करंट चालन धारा, और दूसरी आपकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी विस्थापन धारा। इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे। अब उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि संधारित्र की प्लेटों के बाहर धारा IC I के बराबर है और विस्थापन धारा ID क्या है, वो 0 है। संधारित्र के भीतर कोई चालन धारा नहीं होती अर्थात IC 0 है क्योंकि अंदर कोई तार नहीं है। संधारित्र की प्लेटों के बीच केवल विस्थापन धारा होती है। ऐसी किसी भी सतह जिसकी परिमिति एक बंद लूप है से गुजरने वाली कुल धारा क्या होगी, चालन और विस्थापन। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने डाल दी। ये आपके दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जब लिखा तो ये आपके एम्पियर मैक्सवेल परिपथ का नियम है। तो एम्पियर मैक्सवेल परिपथ ने गॉस के नियम को यूज़ किया। गॉस के नियम के आधार पर तो वैद्युत क्षेत्र का गॉस का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होता है, ε/E.ds बराबर Q/ε0। और चुंबकत्व का गॉस का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है, ये भी हमको पता है। इस मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं। इस नियम से सिद्ध होता है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव में कोई अस्तित्व नहीं होता। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम अगर हम देखें तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्या कहता है, कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत भाग बल E है तो वो -d/dt होती है। माइनस क्यों बताया था, क्योंकि अपने ही कारण को अपोज करती है। विद्युत भाग बल E कितना होगा, E.dl। दोनों आपको पता है E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dl क्या है, पृष्ठ के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप इसको इस तरह से कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये आपका परिवर्तीय चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एम्पियर मैक्सवेल परिपथ का नियम अगर देखेंगे तो किसी बंद परिपथ के सीमा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का ε0 गुना होता है। ये उसका आ गया है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय धाराएं क्या होती हैं, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेश एक्सीलरेटेड चार्ज विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। जैसे कोई आवेश एक निश्चित आवेश से दोलन करता है तो यह उस क्षेत्र में एक दोलित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो पुनः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र पुनः एक दोलित विद्युत क्षेत्र का कारण बनता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती है और दोलित विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का पोषण करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तरंग का गमन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है तथा गमन करने वाले तरंग से जुड़ी ऊर्जा त्वरित आवेश की ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमें किसी आवेश को उतने ही आवेश से दोलन करना होगा जितनी आवृत्ति उस प्रकाश तरंग की है। जैसे पीला प्रकाश की आवृत्ति 6 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है।
अतः यदि एक आवेश को इसी परिपथ की सहायता से 6×10⁻14 हर्ट्ज़ की आवृत्ति से दोलन कराएं तो हमें पीला प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से 10⁻11 हर्ट्ज़ की अधिकतम आवृत्ति उत्पन्न करना संभव है। यह कारण है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रायोगिक प्रदर्शन निम्न आवृत्तियों की तरंगें जैसे कि रेडियो तरंगों की रेंज में के लिए होता है। सन 1887 में हर्ट्ज़ ने अपने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया है। ठीक है। हर्ट्ज़ के पश्चात जगदीश चंद्र बोस ने भी कम तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रयोगशाला में उत्पन्न करने के पश्चात उन्हें प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में। संधारित्र के भीतर विद्युत क्षेत्र संधारित्र के प्लेटों के लंबवत है और विस्थापन धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के समांतर वृत्त के अनुदिश है। विद्युत चुम्बकीय की तरंगों की प्रकृति जैसे कि हम बात कर रहे थे कि संधारित्र के भीतर विद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के लंबवत है। विस्थापन धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के समांतर वृत्त के अनुदिश है। अतः चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा E यह आपका तरंग की दिशा है और ये B है, ये एक दूसरे के लंबवत होती है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के अभिलक्षण, इनके क्या क्या नियम हैं, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इनकी चाल जो है 1/μ0 ε0 का सॉल्व करेंगे तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है तथा ये तरंगें संरक्षण की दिशा भी लंबवत होती है। ठीक है, इसमें इतना ही आपके लिए इनफ है, इसकी इतनी ही आपको पता होनी चाहिए, जस्ट मेन क्योंकि ये डेरिवेशंस आपके नहीं हैं। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के क्षेत्रों के परिवर्तन साथ होते हैं तथा इनका महत्व मान E0 व B0 का एक ही स्थान तथा एक ही समय पर होता है। विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों में के परिवर्तन साथ होते हैं तथा इसका महत्व मान E0 तथा B0 एक ही स्थान पर एक ही समय पर होता है। E0 तथा B0 का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो E/B आप देख सकते हैं E/B C के बराबर होता है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल सकती है। जो नेक्स्ट हमें करना है वो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम पूरा हमको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय वर्गक्रम कहलाता है। इसका विस्तार अत्यंत लघु गामा से लेकर अत्यंत दीर्घ रेडियो तरंग तक है। एक प्रकाश की तरंग की उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकाश के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती। इसका वर्गीकरण मोटे तौर पर इस तथ्य पर आधारित है कि तरंगें किसी प्रकार उत्पन्न एवं संसूचित की जाती हैं। विद्युत तरंगों का वर्णक्रम उनकी बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रेडियो तरंगे हैं, इस तरफ गामा तरंगे, एक्सरे, फिर पैराबैंगनी। तो ये आपका विजिबल रेंज है जो दृश्य हमें दिखता है और ये हर एक का आपको जो है दिया गया है। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य विकिरण, पराबैंगनी तरंगे तथा एक्सरे किरणें और गामा तरंगे। तो इनके विषय में आपको पता होना चाहिए कि इनका तरंगदैर्घ्य कितना है और इनकी आवृत्ति कितनी है। तो हर एक का, जैसे रेडियो तरंग का, सूक्ष्म का, इसका आप तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति याद करेंगे और इसमें से कौन जो है वो विजिबल में है, उनकी कितनी रेंज है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर और हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब कल से हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। कोई भी आपको समस्या हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।